स्वागत है आप सबका। आप देख रहे हैं न्यूज नाइट, आपके साथ मैं हूं ममता चोपड़ा। रोजगार के मोर्चे पर आज का दिन ऐतिहासिक रहा, जब एक साथ 75,000 युवाओं को नियुक्ति पत्र सौंपे गए। बेरोजगारी के मुद्दे पर विपक्ष सरकार को घेरता रहता है। आज प्रधानमंत्री ने रोजगार सृजन को लेकर सरकार द्वारा किए गए तमाम प्रयासों का भी जिक्र किया। क्या वाकई बदली है तस्वीर? करेंगे इसी पर चर्चा आज न्यूज नाइट में, लेकिन आइए शुरुआत करते हैं हेडलाइंस के साथ। रोजगार मेले का प्रधानमंत्री ने किया शुभारंभ। कुल 10 लाख युवाओं को नौकरी देने का रखा गया है लक्ष्य। पहले चरण में 75,000 युवाओं को सौंपे गए नियुक्ति पत्र। प्रधानमंत्री ने कहा, रोजगार और स्वरोजगार के लिए इंफ्रा, मैन्युफैक्चरिंग, टूरिज्म सहित स्टार्टअप को दिया जा रहा है बढ़ावा। मध्य प्रदेश के 4.5 लाख लाभार्थियों को मिले प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास योजना के घर। बीते 8 वर्षों में 3.5 करोड़ गरीबों के पक्के घर का सपना पूरा करने के लिए प्रधानमंत्री ने बताया इसे सरकार का सौभाग्य। अयोध्या में दीपोत्सव का छठा आयोजन। सरयू घाट पर 15 लाख दिए किए जाएंगे प्रज्वलित। दीपावली की पूर्व संध्या पर प्रधानमंत्री मोदी करेंगे रामलला के दर्शन। पहली बार दीपोत्सव में भी करेंगे शिरकत। कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना के महासम्मेलन का एक सप्ताह के बाद हुआ समापन। केंद्रीय समिति में बदलाव, शी जिनपिंग का महासचिव बनना तय। रविवार को होगी औपचारिक घोषणा। धनतेरस के साथ शुरू हुआ दीपावली का पर्व। लोगों ने आभूषणों सहित अन्य सामान की जमकर की खरीदारी। इको फ्रेंडली और स्थानीय उत्पादों की बाजारों में है धूम। और खेलों में भारत पाकिस्तान का T20 क्रिकेट विश्व कप मुकाबले का बेसब्री से इंतजार। मेलबर्न में होगा मैच। सिडनी में हुए सुपर 12 के पहले ही मुकाबले में मौजूदा चैंपियन ऑस्ट्रेलिया को चिर प्रतिद्वंद्वी न्यूजीलैंड ने 89 रन से दी पटखनी। आइए शुरुआत करते हैं दिन की सबसे बड़ी खबर से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से 10 लाख कर्मियों के लिए भर्ती अभियान रोजगार मेले का आज शुभारंभ किया। समारोह के दौरान 75,000 नव नियुक्त कर्मियों को नियुक्ति पत्र भी सौंपे गए। उन्होंने बताया कि युवाओं के लिए केंद्र सरकार लगातार कड़ी मेहनत कर रही है। केंद्र सरकार के विभागों में इतनी तत्परता, इतनी एफिशिएंसी आई है, इसके पीछे 7-8 साल की कड़ी मेहनत है, कर्मयोगियों का विराट संकल्प है। वरना आपको याद होगा, पहले सरकारी नौकरी के लिए अगर किसी को अप्लाई करना होता था तो वहीं से अनेक परेशानियां शुरू हो जाती थी। भांति भांति के प्रमाण पत्र मांगे जाते। जो प्रमाण पत्र होते भी थे उनको प्रमाणित करने के लिए आपको नेताओं के घर के बाहर कतार लगा के खड़ा रहना पड़ता था, अफसरों की सिफारिश लेकर के जाना पड़ता था। हमने सरकार के शुरुआती वर्षों में ही इन सभी मुश्किलों से युवाओं को मुक्ति दे दी। सेल्फ अटेस्टेशन, युवा अपने सर्टिफिकेट खुद प्रमाणित करे, ये व्यवस्था की। और साथ ही प्रधानमंत्री ने कहा कि हम आत्मनिर्भर भारत के लिए संकल्प से सिद्धि के रास्ते पर चल रहे हैं। उन्होंने कहा कि दुनिया में सदी की महामारी से अर्थव्यवस्थाएं डगमगा रही हैं, लेकिन भारत मजबूती के साथ टिका है और अब दुनिया की 5वीं बड़ी अर्थव्यवस्था है। खास बात यह है कि यह उपलब्धि बीते 7 से 8 साल के भीतर ही मिली है। भारत ने वैश्विक अर्थव्यवस्था की सूची में 10वें नंबर से 5वें तक की छलांग लगाई है।
प्रधानमंत्री ने बताया कि सरकार का युवाओं के लिए कौशल विकास, मुद्रा जैसी योजनाओं के जरिए स्वरोजगार के अलावा ढांचागत विकास, मैन्युफैक्चरिंग और टूरिज्म क्षेत्र में भी सरकार का खासा जोर है। भारत सरकार इंफ्रास्ट्रक्चर पर 100 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा का लक्ष्य लेकर चल रही है। इतने बड़े पैमाने पर हो रहे विकास कार्य स्थानीय अवसर पर युवाओं के लिए रोजगार के लाखों अवसर बना रहे हैं। आधुनिक इंफ्रा के लिए हो रहे ये सारे कार्य टूरिज्म सेक्टर को भी नई ऊर्जा दे रहे हैं। आस्था के, आध्यात्म के, ऐतिहासिक महत्व के स्थानों को भी देश भर में विकसित किया जा रहा है। ये सारे प्रयास रोजगार बना रहे हैं, दूर सुदूर से भी युवाओं को मौका दे रहे हैं। कुल मिलाकर देश में अधिक से अधिक रोजगार के निर्माण के लिए केंद्र सरकार एक साथ अनेक मोर्चों पर काम कर रही है। और प्रधानमंत्री ने इस बात को भी सामने रखा कि युवाओं के लिए अंतरिक्ष क्षेत्र को खोला गया है और ड्रोन नीति को भी आसान बनाया गया है। हमने युवाओं के लिए स्पेस सेक्टर खोला है, ड्रोन पॉलिसी को आसान बनाया है ताकि युवाओं के लिए देश भर में ज्यादा से ज्यादा अवसर बढ़े। साथियों, देश में बड़ी संख्या में रोजगार और स्वरोजगार के निर्माण में सबसे बड़ी रुकावट बैंकिंग व्यवस्था तक बहुत सीमित लोगों की पहुंच भी थी। इस रुकावट को भी हमने दूर कर दिया है। मुद्रा योजना ने देश के गांवों और छोटे शहरों में उद्यमशीलता का विस्तार किया है। अभी तक इस योजना के तहत करीब करीब 20 लाख करोड़ रुपए के ऋण दिए जा चुके हैं। और प्रधानमंत्री के संबोधन की और क्या बड़ी बातें रही, आइए आपको दिखाते हैं। आज प्रधानमंत्री ने अपने संबोधन में इस बात को भी सामने रखा कि अब इकट्ठे नियुक्ति पत्र देने की परंपरा की शुरुआत की जा रही है, जिसका लक्ष्य यही है कि सामूहिक प्रयास के माध्यम से लक्ष्य हासिल किए जाएं। कार्य संस्कृति देश में बदल गई है, जैसे कि अपने सर्टिफिकेट खुद प्रमाणित कर सकते हैं। ग्रुप सी, ग्रुप डी भर्तियों में अब इंटरव्यू खत्म कर दिया गया है। ये बात भी प्रधानमंत्री ने आज अपने संबोधन में देश के सामने रखी और ये भी बोला कि किस तरीके से कोविड के कारण वैश्विक अर्थव्यवस्थाएं फिलहाल संघर्षरत है, लेकिन भारत सुरक्षित स्थिति में है और आज भारत दुनिया की 5वीं बड़ी अर्थव्यवस्था बन गया है। साथ ही युवाओं का कौशल विकास तो किया ही जा रहा है, लेकिन ज्यादा रोजगार देने वाले क्षेत्र जैसे खेती, निजी क्षेत्र, छोटे लघु उद्योगों की भी ताकत बढ़ी है। मुद्रा योजना जैसी योजना से गांवों और छोटे शहरों तक भी उद्यमशीलता का विस्तार हो चुका है। 80,000 से ज्यादा स्टार्टअप्स काम कर रहे हैं, जिसमें लाखों युवाओं को रोजगार मिला है। एमएसएमईज को 3 लाख करोड़ रुपए की कोविड काल में जो मदद मिली, उससे 1.5 करोड़ रोजगार बच पाए। इस बात को भी पीएम ने सामने रखा। साथ ही प्रधानमंत्री ने यह भी कहा कि मनरेगा में 7 करोड़ लोगों को रोजगार मिल रहा है। 5 लाख से ज्यादा कॉमन सर्विस सेंटर्स काम कर रहे हैं, इनमें भी लाखों युवाओं को रोजगार मिला है। और प्रधानमंत्री अपने संबोधन में इसी बात को रेखांकित किया कि 21वीं सदी में देश का सबसे महत्वाकांक्षी मिशन ही यही है कि मेक इन इंडिया को जोर दिया जाए और आत्मनिर्भर भारत का लक्ष्य हासिल किया जाए। और आज रोजगार मेले में जिन जिन युवाओं को नौकरी के नियुक्ति पत्र सौंपे गए, उन्होंने सरकार की नई पहल का स्वागत किया और उम्मीद भी जताई कि नए भारत में भर्ती प्रक्रिया सुचारू, समयबद्ध और पारदर्शी तरीके से रफ्तार पकड़ रही है। युवा दिल्ली के हों या बेंगलुरु के या फिर उत्तराखंड के, सभी ने खुशी का इजहार किया। नई पहल को लेकर पूरे देश से दिन भर युवाओं के लगातार संदेश आते रहे, सभी काफी खुश हैं। इन युवाओं में से किसी का डाक विभाग में, किसी का रेलवे में, तो किसी का अर्धसैनिक बल के लिए नियुक्ति हुई है। ईएसआई, पावर ग्रिड सहित कुल 38 विभागों के लिए देश के 50 स्थानों पर आज नियुक्ति पत्र बांटे गए।
जो रूटीन प्रोसीजर होता है उसमें घर पे आपको ज्वाइनिंग लेटर मिलता है, लेकिन आज ये इवेंट हुआ और माननीय मंत्री जी से हमें अपॉइंटमेंट लेटर मिला है तो अच्छा लगता है, मतलब किसी को भी अच्छा लगेगा। मेरी जो पोस्ट लगी है वो असिस्टेंट कमांडेंट की पोस्ट है एसएसबी में। आई फील कि जो 75,000 की जो पोस्ट है ये बहुत ही एक पॉजिटिव आप इनिशिएटिव मान सकते हो इसको, जिसके लिए बहुत लोग बेनिफिट करेंगे इसकी वजह से। एग्ज़ाम तो देखिए 2020 से हम नवंबर में दिए थे, तो आप इंतज़ार समझ ही सकते हैं, 2 साल का इंतज़ार था और बहुत सारे फेजेस हैं एग्ज़ाम में। तो मतलब अभी बहुत खुशी हो रही है कि दिसंबर में फाइनली हम वापस आएंगे, हमें बटालियन भी मिल गया है। I am very excited to start working. I'm excited to contribute towards the future space missions of the country. मुझे इस साल इंडिया पोस्टल डिपार्टमेंट में एज ए ग्रामीण डाक सेवक जॉब मिला है और ये जॉब पाकर मुझे बहुत अच्छा लगा और ये मेरे फैमिली को भी बहुत हेल्प करेगा। प्रधानमंत्री रोजगार मेला, आई गॉट अपॉइंटमेंट इन CRPF SI। ये जो रोजगार मेला जो मोदी जी ने दिया है 10 लाख 12 मंथ के लिए जो उन्होंने स्कीम दिया है, इसमें 75,000 जो अभी रिक्रूटमेंट दे रहा है, एक अच्छा अपॉर्चुनिटी है फॉर आवर यंगस्टर हु इज अनएम्प्लॉयड। अगला 25 साल हम होंगे जो सर्विस में दे रहे होंगे एंड विल बी प्लेइंग अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन द ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ द कंट्री। तो बहुत ही एक्साइटेड हैं, एनर्जेटिक फील कर रहे हैं अपने आगे की सर्विस को लेकर। एक्सप्लेन नहीं कर सकता अपनी खुशी को, मतलब इतना ज़्यादा एक्साइटेड है और मतलब मोदी जी के हाथों हमें सौभाग्य मिला तो इससे बढ़कर और क्या बात हो सकती है हमारे लिए। मेरी ज्वाइनिंग सर BSF में हुई है और मैं बड़ा थैंकफुल हूँ सरकार के लिए जिन्होंने ऐसी अपॉर्चुनिटी दी जिस वजह से मेरा सिलेक्शन हुआ है। ये जो इनिशिएटिव है काफ़ी अच्छा है, हमारे जो यूथ हैं काफ़ी इससे प्रभावित हैं, इस चीज़ को लेकर काफ़ी उत्सुकता भी दिखाई है कि आगे आने वाले दिन में 10 लाख जो रोजगार है सेंट्रल गवर्नमेंट देगी। बहुत ही अच्छा इनिशिएटिव है, हमें अब जॉब है हमारे पास, अब हम अपनी एबिलिटी दिखा सकते हैं। बहुत अच्छी इनिशिएटिव है ये, और हम लोग जिन लोगों का सिलेक्शन हो गया है, हम लोग बहुत दिनों से वेट कर रहे थे कब हमारा अपॉइंटमेंट लेटर हमको मिलेगा। तो ये सभी डिपार्टमेंट को एक साथ अपॉइंटमेंट लेटर दिया जा रहा है। आई थिंक हिस्ट्री में ऐसा कभी नहीं हुआ है पहले, तो ये अच्छा लग रहा है। नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री श्री R.K. सिंह ने 340 लोगों को नियुक्ति पत्र वितरित किए। इस मौके पर पाटलिपुत्र सांसद रामकृपाल यादव ने कहा, प्रधानमंत्री ने 2024 तक किए वायदे को पूरा कर युवाओं को रोजगार से जोड़ने के लिए कार्यक्रम शुरू किया है। आज प्रधानमंत्री जी करीब 10 लाख लोगों को नौकरियों का जो किस्त जारी कर रहे हैं, कहीं न कहीं देश भर का युवा जिस उम्मीद में बैठा था वो उम्मीद आज पूरा हो रहा है और हम अपने तहे दिल से बिहार के सभी युवाओं की तरफ से माननीय प्रधानमंत्री जी को आभार और बधाई देते हैं। और केरल में तिरुवनंतपुरम और एर्नाकुलम में रोजगार मेला आयोजित किया गया, जहां पर कुल मिलाकर 346 नियुक्ति पत्र वितरित किए गए। विदेश राज्य मंत्री वी मुरलीधरन तिरुवनंतपुरम में मौजूद रहे तो सूचना प्रौद्योगिकी राज्य मंत्री राजीव चंद्रशेखर एर्नाकुलम में नियुक्ति पत्र वितरित किए। तिरुवनंतपुरम के युवाओं ने संतोष जताया और पीएम को धन्यवाद दिया। I completed my BTech. Now, like for the past 2 years, I have been preparing for bank exam, and this year I got placed in Canara Bank as probationary officer. And like thanks to the central government and Sri Narendra Modi ji for fastening up all the process so that I got the job so fast. Central government exams for quite a while now, and via this Pradhan Mantri's Rozgar Yojana, this year I was able to secure a job as a station master in railways. So I am more than grateful to the government for giving me this opportunity. तो इस तरह रोजगार मेले में देश भर में तकरीबन 50 जगहों पर कार्यक्रम आयोजित किए गए। अलग अलग जगहों और राज्यों में केंद्रीय मंत्रियों ने नियुक्ति पत्र सौंपे, जिनमें जितेंद्र सिंह दिल्ली में ही ओल्ड GNU कैंपस में मौजूद रहे, केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण चेन्नई में मौजूद रहीं, रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने जयपुर रेलवे पर नियुक्ति पत्र वितरित किए, वहीं मेघालय शिलांग में केंद्रीय कानून मंत्री किरेन रिजिजू और चंडीगढ़ से सूचना और प्रसारण मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने कार्यक्रम में शिरकत की।
केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने विश्वास जताया कि 10 लाख युवाओं को नौकरी देने का लक्ष्य निर्धारित समय सीमा से पहले ही पूरा कर लिया जाएगा। वहीं अश्विनी वैष्णव ने कहा कि रेलवे में बनते रोजगार के नए अवसर युवाओं के लिए बेहतर मौके हैं। उधर भोपाल के कमलापति स्टेशन पर आयोजित कार्यक्रम में केंद्रीय नागर विमानन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने 14 विभागों के 285 चयनित अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र प्रदान किए। बहुत सारे लोगों ने ये भी शंका जाहिर की थी कि ये भी नहीं होगा जो आज हुआ। मोदी जो कहते हैं वो करते हैं, और आप साक्षी रहेंगे इस बात का कि 10 लाख नौकरियां जितने समय अवधि काल आपको बताया गया था उससे बहुत पहले ही ये प्रक्रिया संपन्न हो जाएगी। इसका सबसे बड़ा श्रेय भी प्रधानमंत्री मोदी जी को जाता है। इस सरकार ने लगभग 1600 पुराने नियम कानून रद्द कर डाले। नियम कम करने से, रेगुलेशन कम करने से प्रक्रिया की रफ्तार, उसकी गति बढ़ी। दूसरा, उसमें पक्षपात, भेदभाव की संभावना घट गई। देश भर में 50 स्थानों पर 75,000 अपॉइंटमेंट लेटर्स देंगे युवाओं को, नौजवानों को। ये बहुत बड़ी उपलब्धि है भारत सरकार के, केंद्र सरकार के सभी मंत्रालयों में, रेलवे मिनिस्ट्री, डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट, फाइनेंस मिनिस्ट्री, होम मिनिस्ट्री, इन सब में मिला के कुल मिला के आज 75,000 अपॉइंटमेंट लेटर्स दिए जाएंगे और आगामी महीनों में कुल मिला के 10 लाख से अधिक रोजगार के नए अपॉइंटमेंट लेटर्स केंद्र सरकार के विभिन्न मंत्रालयों में दिए जाएंगे। धनतेरस के दिवस पर, आजादी के अमृत महोत्सव के वर्ष में 75,000 नियुक्ति पत्रों के साथ शुरुआत की है। राष्ट्र भर में इसका हम धन्यवाद अर्पित करना चाहते हैं हमारे प्रधानमंत्री को। और हरियाणा के गुरुग्राम में भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा रोजगार मेले में शामिल हुए और लाभार्थियों को नियुक्ति पत्र बांटे। उन्होंने कहा कि भारत अब दुनिया में अलग पहचान बना रहा है। वर्ल्ड के डिजिटल ट्रांजैक्शन में इंडिया का कंट्रीब्यूशन 40% हो गया, 40%। यानी डिजिटल वर्ल्ड में भी हम बहुत तीव्र गति से आगे गए और ये सब प्रधानमंत्री जी की दूरगामी सोच का नतीजा है कि आजाद भारत में हम अमृत काल में प्रवेश कर चुके हैं और हमें वो सौभाग्य मिल रहा है कि हम विकसित भारत के पार्ट बन रहे हैं। और उस विकसित भारत के पार्ट में जब 10 लाख नौकरियों का ये भी प्रयोजन किया जा रहा है और जिसको बोलते हैं ट्रांसपेरेंट तरीके से किया जा रहा है, तो आप सब लोग बड़े भाग्यशाली हैं जिनको आज भारत सरकार में काम करने का मौका मिलेगा। आप इसका सदुपयोग कीजिए, इसको आप पूरा उपयोग कीजिए और प्रधानमंत्री जी के सपने को पूरा करने में अपना आप अमृत काल में भरपूर योगदान कीजिए। तो देश में रोजगार सृजन को लेकर जो प्रयास किए जा रहे हैं उसी पर न्यूज नाइट के अगले हिस्से में हम करेंगे चर्चा भी। हमारे साथ जुड़ेंगे केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह। तो बने रहिए हमारे साथ। फिलहाल यहां रुकेंगे एक ब्रेक के लिए। आप देखते रहिए न्यूज नाइट। चेक जाना पड़ेगा। अरे गेम छोड़ के 1 महीना हो गया कंप्लेंट किए हुए, बैंक रिफंड ही नहीं कर रहा है। कंप्लेंट करनी है। अरे बैठिए बैठिए, यहीं से कर लीजिए आरबीआई के ओम्बुड्समैन को। कैसे? आरबीआई अधिकृत बैंक, एनबीएफसी या डिजिटल लेन देन के जितने भी प्लेटफॉर्म्स हैं, उनकी शिकायत आप कर सकते हैं घर बैठे बैठे आरबीआई के सीएमएस पोर्टल पर। ये हो गया चेकमेट। कंप्लेंट करेंगे क्या? आरबीआई कहता है जानकार बनिए, सतर्क रहिए। हमारा देश भारत आजादी का अमृत महोत्सव मना रहा है। आइए हम इस महोत्सव में भाग लें। मैं एक वकील हूँ। हमारा जीवन देश के नागरिकों को इंसाफ और न्याय दिलवाने में बीतता है, पर अब हम उन्हें न्याय दिलवाना चाहते हैं जिन्हें न्याय नहीं मिल पाता। मैं बात कर रहा हूँ उन सड़क पर रहते हुए बच्चों की जिन्हें आपने कई बार देखा होगा। कोई बच्चा दिव्यांग होता है, कोई बाल मजदूर, कोई परिवार से बिछड़ा। जब भी हम ऐसे किसी बच्चे को सड़क पर देखें तो ये हम सभी का देश के प्रति कर्तव्य है कि हम NCPCR के सिटीजन पोर्टल पर सूचना दें। सड़क पर रह रहे बच्चों की मदद हम व्यक्तिगत क्षमता में, प्रोफेशनल के रूप में या किसी संगठन के माध्यम से भी कर सकते हैं। व्यक्तिगत रूप से प्रोफेशनल सेवा देने के लिए आप NCPCR के बाल स्वराज पोर्टल पर जाकर खुद को व्यक्तिगत सेवाओं के लिए जैसे लीगल सेवा, मेडिकल सेवा, शिक्षा देने की सेवा आदि प्रदान करने के लिए रजिस्टर करें।
पैसाबाजार.com पर लोएस्ट इंटरेस्ट रेट वाला लोन भी है और मैक्सिमम लोन अमाउंट वाला भी। ये सब और बहुत सारे लोन ऑप्शंस मिलेंगे सिर्फ पैसाबाजार.com पर। और ब्रेक के बाद दिन की और खबरों पर डालते हैं नजर। हर देशवासी के सर पर हो छत, मिशन मोड में इस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए केंद्र सरकार प्रयासरत है। इसी कड़ी में आज मध्य प्रदेश के सतना में गृह प्रवेशम कार्यक्रम के तहत 4.5 लाख लाभार्थियों का अपने घर का सपना पूरा हुआ। वर्चुअल माध्यम से इस कार्यक्रम में शिरकत करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि 35,000 करोड़ रुपए से अधिक की लागत से लगभग 29 लाख मकानों का निर्माण कार्य पूरा किया जा चुका है। गरीबों के कल्याण के लिए समर्पित केंद्र की मोदी सरकार का ये 4.5 लाख से अधिक गरीबों को दिवाली का तोहफा है। अपने घर का सपना देखने वाली आंखों में नई रोशनी वाला ये मौका शनिवार को तब आया जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के लगभग 4,51,000 लाभार्थियों को गृह प्रवेश कराया। धनतेरस के अवसर पर सतना में आयोजित इस भव्य समारोह में पीएम मोदी वर्चुअल माध्यम से जुड़े। प्रधानमंत्री मोदी ने अपने संबोधन में एक बार फिर दोहराया कि उनकी सरकार गरीबों को समर्पित है। एक समय था जब धनतेरस सिर्फ वही लोग गाड़ी और घर जैसी बड़ी और महंगी संपत्ति खरीद पाते थे, जिनके पास संसाधन होते थे, पैसे होते थे, उन्हीं के लिए धनतेरस होती थी। लेकिन आज देखिए देश का गरीब भी धनतेरस पर गृह प्रवेश कर रहा है। मैं मध्य प्रदेश की उन लाखों बहनों को आज विशेष बधाई देता हूं जो आज अपने घर की मालकिन बनी है और लाखों रुपयों के बने घर आपको लखपति बना दिया है। देश के प्रत्येक नागरिक को सभी मूलभूत सुविधाओं से लैस उसका खुद का एक घर उपलब्ध कराने की दिशा में मोदी सरकार ने अभूतपूर्व स्तर और रफ्तार से काम किया है। प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत मध्य प्रदेश में अब तक करीब 38 लाख मकान स्वीकृत किए गए हैं। इस दिशा में काम की तेजी का अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि 35,000 करोड़ रुपए से अधिक की लागत से लगभग 29 लाख मकानों का निर्माण कार्य पूरा किया जा चुका है। ये हमारी सरकार का सौभाग्य है कि बीते 8 वर्षों में वो पीएम आवास योजना के तहत 3.5 करोड़ गरीब परिवारों की जिंदगी का सबसे बड़ा सपना पूरा कर पाई है। हमारी सरकार गरीबों को समर्पित है, गरीबों की है। इसलिए गरीब की इच्छा, उसके मन, उसकी जरूरतों को सबसे ज्यादा समझती है। हमारी सरकार जो घर देती है ना, उसमें बाकी सुविधाएं भी साथ होती हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने पिछली सरकारों और अपनी सरकार के काम करने के तरीके में बुनियादी अंतर को रेखांकित किया। पीएम मोदी ने कहा कि उनकी सरकार खुद गरीबों के पास पहुंच रही है। देश की एक बहुत बड़ी आबादी इन्हीं मूल सुविधाओं के लिए संघर्ष करती थी। उसके पास बाकी चीजों के बारे में सोचने की फुर्सत भी नहीं थी। इसलिए गरीबी हटाने के हर वादे, हर दावे वो सिर्फ राजनीति के दांव हुआ करते थे, वो किसी के काम नहीं आए। इसलिए हमने गरीबी को परास्त करने के लिए, गरीबी से बाहर निकलने के लिए हमने उन मूल सुविधाओं से देश के हर नागरिक को तेजी से जोड़ने का निश्चय किया। अब सुविधाओं से युक्त होकर गरीब तेजी से अपनी गरीबी कम करने के लिए प्रयास कर रहा है। मोदी सरकार की प्रमुख योजनाओं में शामिल प्रधानमंत्री आवास योजना सभी के लिए आवास के संकल्प को सामने रखकर चलाई जा रही है। इस योजना के तहत तेजी से घरों का निर्माण जारी है। ऐसे में बेघर गरीब परिवारों के जीवन का सबसे बड़ा सपना सरकार की इस पहल से हकीकत में बदल रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट,
डीडी न्यूज। और फिलहाल यहाँ रुकेंगे एक ब्रेक के लिए, आप देखते रहे न्यूज नाइट। चैनलों और समाचार पत्रों से आगे दूरदर्शन, देश का चैनल, देश की धड़कन। दूरदर्शन, केवल खबर, पूरी खबर। और ब्रेक के बाद आपका स्वागत। और अब आइए आपके सामने कुछ तथ्य ऐसे रखना चाहेंगे जिनके माध्यम से हम आपको ये बताना चाह रहे हैं कि कैसे रोजगार सृजन के प्रयास पिछले कुछ सालों में जोर पकड़ते रहे हैं। सबसे पहले शुरुआत अगर हम बजट 2021-22 की ही खबर से करें तो पीएलआई के लिए यानी प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव के लिए ही अगर आप देखें तो 1,97,000 करोड़ का प्रावधान किया गया, जिससे अगले 5 सालों में 60 लाख नए रोजगारों के सृजन की संभावना जताई गई है। वहीं अगर हम देखें तो मुद्रा योजना एक ऐसी योजना जिससे आप 10 लाख तक का लोन ले सकते हैं और अपना काम शुरू कर सकते हैं। इससे भी एक बड़ा आंकड़ा सामने आता है जो दिखाता है कि स्वरोजगार की राह पर निकले हैं बहुत से लोग। पीएम स्वनिधि योजना भी एक ऐसी ही योजना रही है जिससे रेहड़ी पटरी वालों को मदद मिली है और इससे वो भी अपना रोजगार आगे कर चुके हैं। पीएम स्वनिधि योजना रेहड़ी पटरी वालों को भी आत्मनिर्भर की राह पर आगे बढ़ाने में बहुत ही सफल रही है। वहीं आत्मनिर्भर भारत रोजगार योजना भी एक ऐसी योजना है जहां नए रोजगार के लिए प्रोत्साहन दिया जाता है। एक आंकड़ा यह भी दिखाता है कि इसी साल 13 जुलाई तक ही लगभग 59.5 लाख लाभार्थी रहे, जिनमें से 53 लाख नई भर्तियां थी, जो दिखाता है कि रोजगार का सृजन हुआ है। जी, और साथ ही हम आपको दिखाएं तो यह भी महत्वपूर्ण बात है कि संगठित क्षेत्र में भी नौकरियां बढ़ी हैं। और ये तमाम आंकड़े ये दिखाते हैं कि किस तरीके से रोजगार सृजन की राह पर केंद्र सरकार काम करती रही है। और फिलहाल आइए करते हैं चर्चा, और इसी से जुड़ा है हमारा आज का विशेष जो ये बताता है कि किस तरीके से देश निर्माण से जुड़ रहे हैं युवा। और हमारे साथ इस वक्त जुड़े हुए हैं डॉक्टर जितेंद्र सिंह, जो MOS हैं, डिपार्टमेंट ऑफ पर्सनल एंड ट्रेनिंग, मिनिस्ट्री ऑफ पर्सनल, पब्लिक ग्रीवांसेस एंड पेंशंस। बहुत बहुत स्वागत मंत्री जी आपका। और हमारे साथ जुड़े हैं प्रोफेसर सचिन चतुर्वेदी भी, जो DG RIS है, RIS फॉर डेवलपिंग कंट्रीज, और साथ ही आप जाने माने इकोनॉमिस्ट भी हैं। बहुत बहुत स्वागत है चतुर्वेदी जी आपका भी। मंत्री जी, सबसे पहले सबसे बड़ी बात, पहली बार ऐसा हुआ है कि पूरे देश में इतने बड़े स्तर पर नौकरियां दी जा रही हैं, नियुक्ति पत्र सौंपे गए हैं। क्या संदेश, क्या संकेत देना चाहती है सरकार इस पहल के माध्यम से? नहीं, सबसे पहले तो मुझे सबकी तरफ से आभार प्रकट करना है आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का, कि दीपावली का उपहार भी है और युवाओं के लिए आशीर्वाद भी है देश भर के लिए। और जैसा आपने ठीक कहा कि मैंने अपने आरंभिक संबोधन में, स्वागत संबोधन में ये इसी बात का उल्लेख किया था कि मुझे लगता है कि स्वतंत्र भारत के इतिहास में ये एक मील का पत्थर है और मोदी जी के नेतृत्व में संकल्प से सिद्धि की यात्रा जो प्रारंभ हुई थी 2014 में, उसका एक महत्वपूर्ण पड़ाव है, क्योंकि मुझे नहीं लगता कि कभी इतनी बड़ी संख्या में नियुक्ति पत्र मात्र एक बटन दबाने के माध्यम से उपलब्ध करवाए गए हों और इतना बड़ा समारोह हुआ हो। अभी मैं सुन रहा था, जैसे आप आंकड़े गिनवा रही थी, देखिए किसी भी सरकार के लिए, विश्व का कोई भी देश क्यों ना हो, कभी यह संभव नहीं रहता कि प्रत्येक युवा को तनख्वाह याफ्ता या वेतन याफ्ता सरकारी नौकरी दे। लेकिन हाँ, एक जिम्मेवार सरकार जैसे मोदी जी के नेतृत्व में वो ये दायित्व जरूर निभाती है कि युवाओं के लिए अपनी रोजगार कमाने के अनेकों उपलब्ध
अलग अलग किस्म के विकल्प उपलब्ध करवाए जाए। और आपने देखा होगा पिछले 8-9 वर्षों में स्टार्टअप इंडिया, मोदी जी ने लाल किले से बोल करके उसका आह्वान किया। आज भारत विश्व में स्टार्टअप इकोसिस्टम में तीसरे दर्जे पे माना जाता है। इसी प्रकार मुद्रा योजना, अन्य रेडी वाली योजना जितनी भी आपने गिनवाई, लेकिन साथ ही साथ क्योंकि हमारी एक फ्यूडल लेगेसी और हमारे देश में अभी भी बहुत सारे युवा वर्ग ऐसे हैं, कुछ एक प्रदेश ऐसे हैं जहां सरकारी नौकरी का बेंट ऑफ माइंड रहता है। भले ही जो स्टार्टअप मूवमेंट है उसमें कई बहुत ज्यादा आमदनी कमाने के भी साधन हैं, विकल्प हैं, लेकिन उस मानसिकता को भी एड्रेस करते हुए सरकारी नौकरियों की ही दृष्टि से मोदी जी ने कुछ महीने पहले ये कहा था कि ये सरकार जल्द ही 10 लाख सरकारी नौकरियां उपलब्ध करवाएगी। और बहुत से लोगों ने इस पे व्यंग भी रचा, इस पर आशंका भी व्यक्त की, लेकिन जैसे आज मैंने प्रातः कहा था स्वागत निवेदन में कि ये एक बार फिर से प्रमाणित हो गया कि मोदी जो कहते हैं वो करते हैं, और मोदी जी हैं तो मुमकिन भी है। तो ये प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। 10 लाख में से 75,000 के लिए नियुक्ति पत्र सौंपे जा चुके हैं मंत्री जी। लेकिन जैसा आपने कहा कि बहुत सारे देश के युवा ऐसे हैं जो सरकारी नौकरी की आस लगाकर बैठे हैं। ऐसे में जबकि 75,000 दिए गए हैं, एक ही साथ इतने सारे नियुक्ति पत्र सौंपे गए हैं, और वो भी 38 विभागों में, देश भर में अलग अलग विभागों में ये युवा काम करेंगे। लेकिन इन्हें भी जो सरकार की कार्य संस्कृति है उससे रूबरू होना होगा, इन्हें भी कैसे काम होता है, क्या होता है, जिम्मेदारी से कैसे काम करना है इत्यादि, उसके लिए प्रशिक्षण भी देना होगा। तो इसको लेकर भी क्या कोई रोड मैप है सरकार के पास? नहीं, वो तो रोड मैप इन प्लेस है पहले से ही, लेकिन आपकी बात से ये मैं जोड़ते हुए आपके माध्यम से ये बात दर्शकों तक पहुंचा दूं कि ये मात्र पहली किश्त है 75,000 नियुक्तियों की। हम बहुत जल्द अगली किश्त लेकर के आएंगे, और जैसे मोदी जी ने देश की जनता को वचन दिया है 10 लाख का, मुझे विश्वास है हमारा कार्मिक विभाग, डीओपीटी विभाग बहुत जल्द उसकी भी प्रक्रिया संपन्न कर लेगा। साथ ही साथ एक बात और भी जो समझाने लायक है, जिसका बहुत कम उल्लेख हो रहा है, कि ये नियुक्तियां उन युवाओं की हो रही हैं जो इस वक्त अपने जीवन के दूसरे तीसरे दशक में हैं, 30, 32, 35 वर्ष की आयु, 28 वर्ष, और ये वो अवस्था है जो अगले 25 वर्ष पूरी ऊर्जा के साथ देश निर्माण को अपना आप समर्पित कर पाएंगे। और मोदी जी बार बार जो अमृतकाल का जिक्र करते हैं और सन 2047 के शताब्दी भारत का, तो शताब्दी भारत के निर्माण में इनका बहुत बड़ा योगदान रहने वाला है। और उसके लिए कैपेसिटी बिल्डिंग, जैसे आपने कहा कि क्या उसकी भी कोई शिक्षण प्रशिक्षण की व्यवस्था है क्या, निश्चय ही है, लेकिन मैं आपकी बात स्वीकार करते हुए ये जोड़ दूं कि क्योंकि टेक्नोलॉजी बदल रही है, टेक्नोलॉजी बेस्ड गवर्नेंस है, प्रशासन में भी न केवल टेक्नोलॉजी बल्कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ने भी बहुत हद तक टेक ओवर किया। बिल्कुल। तो इन नए आयामों के साथ भी उनको दो चार करवाना होगा, और उसके लिए हमारे पास पहले से व्यवस्था है, बल्कि उस प्रकार के प्रशिक्षण के कार्यक्रम पहले से ही हमने प्रारंभ भी कर दिए हैं। जी, तो यानी कि इन युवाओं को तैयार किया जाएगा, और जाहिर है कि आने वाले वक्त में जैसे रफ्तार पकड़ेगी ये प्रक्रिया नियुक्तियों की, तो वैसे ही ये प्रशिक्षण के काम को भी तेजी देनी होगी। लेकिन मंत्री जी से पहले कि मैं सचिन जी के पास जाऊं, एक सवाल और आपसे समझना चाहूंगी। ये बात आज प्रधानमंत्री ने भी सामने रखी कि किस तरीके से इस स्तर तक पहुंचने में, क्योंकि सभी इस बात को लेकर पहले भी आवाजें उठती रही हैं कि केंद्र में इतने पद रिक्त हैं, उन्हें क्यों नहीं भरा जा रहा। क्या ऐसे बदलाव किए गए, कैसे व्यवस्था में एक आमूलचूल परिवर्तन किया गया, कैसे प्रक्रियाओं को सरल बनाया गया कि आज इस तरीके से पारदर्शी तरीके से केंद्र सरकार में नियुक्तियां संभव हो पाई हैं? मंत्री जी, अगर आप तक हमारी आवाज पहुंच रही है? मेरे तक पहुंच रही है, लेकिन मैंने सोचा शायद आप प्रश्न किसी और को संबोधित कर रही थी। अच्छा, नहीं मंत्री जी, मैं सचिन जी के पास जाऊंगी, लेकिन उससे पहले आपसे इस सवाल का जवाब। अच्छा, नहीं, मैं जी इस प्रश्न के उत्तर में मैं ये बात कहना चाहूंगा, बड़ी महत्वपूर्ण आपने बात कही है। वास्तव में जैसे आपने कहा कि ये कैसे संभव हुआ, और निश्चय ही देशवासियों को बतलाने की आवश्यकता है। पिछली सरकारें हुई, आई गई, क्यों नहीं ऐसा हो पा रहा था। हम ये बात अक्सर भूल जाते हैं, और अक्सर इसका उल्लेख नहीं होता समाचार पत्रों में भी,
कि ये वो सरकार है मोदी जी की जिसने लगभग 1500-1600 पुराने नियम कानून रद्द कर दिए। आज तक जितनी सरकारें रहीं वो इस बात का गर्व मनाते थे, श्रेय लेते थे कि साहब हमने फलाना कानून लाया, फलाना नियम लाया। इस सरकार ने नियम खत्म कर दिए ताकि जो बाधाएं थी, जो प्रक्रिया को विलंबित करती थी, उनको समाप्त किया। उदाहरण के तौर पर जैसे मोदी जी ने आज सुबह इशारा किया था और हम उसके चश्मदीद गवाह हैं डीओपीटी में कि सरकार 26 मई 2014 को बनी और लगभग सितंबर के मास में 3 महीने के भीतर अंग्रेजों के समय से चली आ रही थी कुरीति के गेस्टेड अफसर से अपने दस्तावेज अटैच कराने। कई दिन बीत जाते थे उसे, और हम तो जिस परिप्रेक्ष्य से आते थे देहात से, तो जब 9वीं-10वीं कक्षा में बालक पहुंचते थे उसको कहा जाता है कि गेस्टेड अफसर से दस्तखत कराओ, तो उसको ये भी नहीं मालूम समझ आता है वो कैसा प्राणी होगा, 2 नाक वाला 4 कान वाला। दूर दूर तक कोई गेस्टेड अफसर नहीं रहता था। यानी ना केवल नियुक्ति की प्रक्रिया को सरल बनाया गया, उसके विलंबित होने की संभावनाओं को घटाया गया, बल्कि एक तरह की ये सोशल रिफॉर्म्स भी है ईज ऑफ लिविंग के लिए। उसी प्रकार सन 2015 में स्वतंत्रता दिवस के संबोधन में मोदी जी ने कहा था कि क्या इंटरव्यू की पद्धति समाप्त नहीं हो सकती, और मुझे गर्व है इस बात का कि डीओपीटी विभाग ने मात्र 3 महीने में उस प्रक्रिया को संपन्न करके 1 जनवरी 2016 से जो नीचे के पद है उनके लिए इंटरव्यू समाप्त कर दिए, ताकि कोई पक्षपात ना हो, पारदर्शिता रहे। वरना अक्सर ये शिकायत आया करती थी कि साहब भेदभाव होता है, लेन देन होता है। तो अनेकों ऐसे रेगुलेशंस जो वक्त के साथ साथ अपना औचित्य खो बैठे थे या जिनकी आवश्यकता नहीं थी, उनको समाप्त कर दिया गया। इसलिए प्रक्रिया सरल भी हुई और तेज रफ्तार, तेज गति से भी आगे बढ़ी है, और यकीनन उसमें पारदर्शिता भी आई है। ये जितने भी बच्चे सेलेक्ट हुए हैं, अधिकतर ये रिटन टेस्ट और दूसरे ऑब्जेक्टिव प्रक्रिया के माध्यम से सिलेक्शन हुई है इनकी। जी बिल्कुल, हमारे साथ प्रोफेसर चतुर्वेदी भी जुड़े हुए हैं। प्रोफेसर चतुर्वेदी, ये बात सर्वविदित है कि पूरे विश्व में इस वक्त बेरोजगारी और महंगाई से सभी देश जूझ रहे हैं। भारत की स्थिति अन्य देशों की तुलना में देखें तो बहुत बेहतर है। ऐसे में चूंकि आंकड़े ये भी दिखाते हैं, सीएमआई के ही आंकड़े कहते हैं कि अगस्त में अगर बेरोजगारी दर 8.3% थी तो ये सितंबर में कम होकर 6.43% तक आ गई, जिसमें एक बड़ा योगदान श्रम भागीदारी का रहा है। 8 मिलियन का आंकड़ा देते हैं ये। क्या ये देश में अर्थव्यवस्था के लिए बेहतर संकेत है? किन मायनों में ये आंकड़े देश की अर्थव्यवस्था की तस्वीर भी पहुंचाते हैं हम तक? बिल्कुल सही है ममता जी, और मुझे लगता है कि आज का जो ये डेवलपमेंट हुआ है जिसमें जैसा माननीय जितेंद्र सिंह जी कह रहे थे कि नई व्यवस्था के तहत हम ज्यादा जॉब्स क्रिएट कर पा रहे हैं, मुझे लगता है कि इसको हमें पृथक रूप से नहीं देखना चाहिए। ये जो देश में 2014 के बाद हम लगातार एक नया इकोनॉमिक डेवलपमेंट मॉडल उभरते हुए देख रहे हैं, ये उसी का प्रतीक है जिसमें हमने लगातार निर्णय अपने आप किए हैं और सरकार ने अपनी मंशा से स्वयं सोच करके किए हैं। पहले हमें लगता था कि इन्फ्लेशन टारगेटिंग एक महत्वपूर्ण मुद्दा होना चाहिए, डेफिसिट फाइनेंसिंग हमारा मुख्य मुद्दा होना चाहिए, लेकिन सरकार ने उन बाधाओं को कोविड काल में भी पार किया और आज उसी का हम परिणाम देख रहे हैं कि पिछले कई वर्षों में आपने अभी अपनी रिपोर्ट में जिन योजनाओं की चर्चा करी, आपने पीएलआई की चर्चा करी, आपने मुद्रा योजना की चर्चा करी, ये सारी योजनाओं का और डिजिटलाइजेशन का सारा स्वरूप 14 से 19 वाले कार्यकाल में तैयार हुआ और आज हम देख रहे हैं कि उसका परिणाम आ रहा है कि जो जॉब क्रिएट हो रहे हैं जिसको हम एक बड़ी संख्या में देख रहे हैं और 10 लाख का जो टारगेट है ये आसानी से अचीव होगा क्योंकि प्रधानमंत्री ने देश का एक मानसिक स्वरूप बदलने का प्रयास किया है। जैसा डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी कह रहे थे कि सरकारी नौकरी मिलनी चाहिए, सरकारी नौकरी के साथ में हम लोगों ने प्राइवेट सेक्टर खराब है, प्राइवेट सेक्टर चोर है, वो गलत है, उनके साथ काम नहीं कर सकते, इस मानसिकता से समाज को निकालने का एक प्रयास किया है और उस प्रयास के चलते जैसा स्टार्टअप इंडिया या डिजिटल इंडिया ये जो कार्यक्रम आए, इससे समाज में धीरे धीरे एक जो एंटाइटलमेंट बेस्ड अप्रोच थी उससे बदल करके एंटरप्रेन्योरशिप बेस्ड उद्यमिता, यानी आप नौकरी लेने वाले नहीं नौकरी देने वाले बने, इसी बात को लेकर सरकार आगे बढ़ी और यही तस्वीर हमको दिखती भी है। लेकिन प्रोफेसर चतुर्वेदी, आज के युवाओं को अगर हमें रोजगार क्षेत्र से जोड़ना है तो क्या जो कदम उठाए जा रहे हैं वो काफी है? क्योंकि जैसा मंत्री जी ने भी बोला है, ये सवाल लेकर मैं मंत्री जी आपके पास ही आना चाहूंगी क्योंकि हम जानते हैं कि नई शिक्षा नीति का क्रियान्वयन हो रहा है। हम ये भी जानते हैं कि सरकार की तरफ से कोशिश है कि कौशल विकास
युवाओं तक पहुंचाया जाए। लेकिन जिस तरीके से तस्वीर बदल रही है, उद्योगों की जरूरतें बदल रही हैं, जैसे उनको लोग चाहिए उस स्किल के साथ चाहिए, क्या सरकार इस दिशा में उस रफ्तार से काम कर रही है? नहीं, आपने ठीक कहा। मैं तो बल्कि ये कहूँगा कि शिक्षा नीति में जो बदलाव आया है और जो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 NEC 2020 जिसे कहा जाता है पॉपुलर ज़बान में, ये कम से कम 20-25 बरस पहले होना चाहिए था। गलती पिछली सरकारों के द्वारा ये हुई है कि कहीं ना कहीं डिग्री के साथ लिंक कर दिया एजुकेशन को, और नतीजा ये हुआ कि हिंदुस्तान मुल्क बन गया एजुकेटेड अनएम्प्लॉयड का। PhD करके भी नौकरी नहीं, केवल व्यवसाय के साथ उसको नहीं जोड़ा गया, और डिग्री भी डीलिंक हो गई विद द प्रोफेशन। PhD आपकी बायोटेक्नोलॉजी में है, आप जाकर के नौकरी कर रहे हैं किसी और विभाग में। इस शिक्षा नीति ने ये बहुत सारी कुताहियों को, एनामलीज को दुरुस्त करने का कार्य किया और इसे रोजगार के साथ, लाइवलीहुड के साथ, स्टार्टअप के साथ जोड़ने का पहला कदम उठाया है। उदाहरण के तौर पर जैसे एग्जिट एंट्री है कि आप बीच में छोड़ सकते हैं। हमारी पीढ़ी में, मैं तो नहीं जानता, शायद आपके ज़माने में भी रहा होगा, एक बड़ी आम चर्चा में एक फ्रेज होता था ड्रॉप आउट। तो गांव देहात में किसी को पूछते भाई तुम कौन सी कक्षा में, दूसरा कहता है मैं मैट्रिक पास हूँ, 10वीं पास हूँ, दूसरा कहता है मैं 11वीं ड्रॉप आउट, क्योंकि 11वीं में पढ़ाई छोड़ दी किसी भी कारण से। अब वो ड्रॉप आउट का वर्ग समाप्त हो गया। आप ड्रॉप आउट कर सकते हैं, दूसरे क्षेत्र में जा सकते हैं, फिर से आके अपने रुझान, अपने एप्टीट्यूड के मुताबिक अपनी कैपेसिटी बिल्डिंग, अपनी स्किल बिल्डिंग करके आपको लगे कि किस व्यवसाय के लिए मैं अपने आप को तैयार कर रहा हूं, किस एंटरप्रेन्योरशिप के लिए, आप उस प्रकार की एजुकेशन स्ट्रीम फॉलो कर सकते हैं। बहुत बड़ा बदलाव इस एजुकेशन पॉलिसी से आएगा। इसके परिणाम इतने जल्द नहीं लगेंगे, 2-3 वर्ष लगेंगे, अभी तो ये शुरू होगा, लेकिन धीरे धीरे, और मुझे विश्वास है कि जैसे जैसे समय आगे बढ़ेगा इसको आगे बढ़ाता जाएगा। अब देखिए, विदेशों में बहुत सारी ऐसी यूनिवर्सिटीज़ हैं। मैं उस दिन कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी के भी आंकड़े देख रहा था, बहुत कम वहाँ के स्थानीय विद्यार्थी PhD के लिए जाते हैं। तो वही जाएगा जिसको लगता है कि सारी उम्र मैंने अब इसी क्षेत्र में शोध करना है, अनुसंधान करना है और इसी में अपना आप समर्पित कर देना। यहाँ PhD ली जाती है एज ए ट्रॉफी। तो इस चीज को डीलिंक करने का कार्य होगा। शिक्षा नीति जो नई आई है, इसको व्यवसाय से, रोजगार के साधनों से जोड़ा जाएगा, ताकि वी हैव अ लाइवलीहुड बेस्ड कैपेसिटी बिल्डिंग ऑफ द यूथ, नॉट डिग्री बेस्ड एजुकेशन विच मे और मे नॉट लीड टू एम्प्लॉयमेंट। जी प्रोफेसर चतुर्वेदी, जब हम विकास की बात करते हैं, रोजगार की बात करते हैं, तो ग्रामीण क्षेत्र को शहरी क्षेत्र के साथ इस दिशा में विकास किया जाना बहुत जरूरी है। एक आंकड़ा कहता है कि लगभग 8 करोड़ से ज्यादा स्वयंसेवी समूहों, महिलाएं हैं जो 77 लाख स्वयंसेवी समूहों के साथ जुड़ी। ये सिर्फ एक पहलू है जो दिखाता है कि क्षेत्रों में, अलग अलग क्षेत्रों में कैसे विकास हो रहा है। लेकिन क्या हमारे ग्रामीण विकास भी रोजगार की दिशा में इसी रफ्तार से आगे बढ़ पा रहा है जैसा हम शहरों में, अन्य बड़े शहरों में या थोड़े 2 टियर 3 टियर सिटीज तक भी देख पाते हैं? कैसे तुलना करते हैं आप इन क्षेत्रों की? बिल्कुल सही है। और अगर ममता जी आप ध्यान से देखें तो जो पीछे हमने फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशंस बनाए हैं, जो ऑप्टिकल फाइबर के लेइंग का काम पंचायत लेवल तक हुआ है, और साथ में मार्केट को ई-नैम मंडी के नाम से जो जोड़ने का हमने प्रयास किया है, ये सारा मुझे लगता है कि उस रोजगार को बाजार से जोड़ने का जो कृषि के क्षेत्र में काम हुआ है, जो रूरल एरियाज में काम हुआ है, वो अत्यंत महत्वपूर्ण है। और जैसा आपने सही बिल्कुल कहा कि जो सेल्फ हेल्प ग्रुप है वो एक नया आंदोलन खड़ा कर रहे हैं, चाहे वो सेल्फ हेल्प ग्रुप किसी FPO से जुड़ रहे हैं, वो कोऑपरेटिव से जुड़ रहे हैं, और यही सरकार है जो कोऑपरेटिव बिल लेकर के आई और एक मंत्रालय अलग खड़ा कर दिया। तो ये जो स्ट्रक्चर हम अर्बन में देख रहे हैं, वही रूरल में एक महत्वपूर्ण कड़ी के रूप में उभर रहा है। और ये कृषि के क्षेत्र में, ग्रामीण अंचलों के विकास में, और उनको ऑप्टिकल फाइबर से, नॉलेज के इंफॉर्मेशन से, मार्केट से जोड़ने का एक अभूतपूर्व प्रयास कर रहा है। अब इसमें राज्य सरकारों की तरफ से स्किल्स की तरफ ध्यान दिए जाने की आवश्यकता है। वो राज्य सरकारें जो स्किल की तरफ ध्यान दे रही हैं, वो इसमें महत्वपूर्ण काम कर रही हैं। जैसा आज ही प्रधानमंत्री ने जब आवास योजना का मध्य प्रदेश के सतना जिले में 4.5 लाख लोगों को मकानों का काम दिया, तो एक महत्वपूर्ण स्किल सेट उन क्षेत्रों में उभर करके आया है जहां ये ग्रामीण अंचलों में मकान बनाने का काम हुआ है। और अगर आप देखें तो इस पूरे प्रयास में करीब करीब 21 सेक्टर इन्वॉल्व है।
और ये 21 सेक्टर तमाम क्षेत्रों में स्किल्स को बढ़ाने का, उनके अनुभव को गहराने का एक महत्वपूर्ण काम कर रहे हैं। तो ये हम देखते हैं कि ग्रामीण क्षेत्रों में प्रयास निकल करके आ रहा है सामने। जी बिल्कुल। मंत्री जी, अंत में आखिरी सवाल, क्योंकि हमने देखा है कि हमेशा विपक्ष के हाथ में बेरोजगारी एक बड़ा ठोस मुद्दा रहता है, जिसको लेकर वो केंद्र सरकार को घेरते रहते हैं। ऐसे में अगले 1 साल में 10 लाख तक की नौकरियों का आंकड़ा पूरा करना चाहते हैं आप। इस तरह तो आप विपक्ष के हाथ से बेरोजगारी का मुद्दा भी छीन लेंगे। नहीं, देखिए, आज का युग अगर आप मीडिया प्रचार प्रसार की दृष्टि से देखें तो एविडेंस बेस्ड युग है। सोशल मीडिया के माध्यम से हल्ला वल्ला करना एक बात है, न्यूसेंस क्रिएट करना और बात है, लेकिन देश का आम नागरिक इतना जागरूक हो चुका है कि वो सच और झूठ की पहचान करता है। अगर मैं आपके सामने कुछ समय बोल रहा हूं तो इससे पहले कि मेरा वाक्य समाप्त हो, एक छोटा सा नन्हा सा बच्चा गूगल निकाल के वेरीफाई कर लेता है कि मेरे तर्क में, मेरे स्टैटिस्टिक्स में कितना सच है कितना झूठ है। और इसलिए मुझे विश्वास है कि धीरे धीरे आम नागरिक के मन में ये बात समझ आ रही है कि सरकार जिस दिशा में चल रही है उसमें ईमानदारी के साथ साथ एक स्ट्रेटेजाइज्ड अप्रोच है कि किस प्रकार हर युवा को इस काबिल बनाया जा सके कि वो अपनी रोजगार, अपनी जीविका स्वयं कमा सके। और जहां तक सरकारी नौकरी का संबंध है, जैसा आपने स्वयं कहा इस चर्चा के दौरान, यदि इतनी बड़ी संख्या में, इतनी बड़ी मात्रा में नौकरियां उपलब्ध करवाई जा सकती है तो इसके पीछे भी काफी मशक्कत हुई है। उसका सरलीकरण हुआ उस प्रक्रिया का, जिसको स्टेटस को के तौर पर बरसों दर बरसों चलाया जा रहा था। और मुझे विश्वास है कि जनता इस बात को पहचानती है। और जिस प्रकार की विश्वसनीयता है मोदी जी को लेकर के, कि आम नागरिक को ये समझ में आता है कि यदि मोदी जी ने कुछ कहा है, मेरे लिए किया है, तो यकीनन उसमें कहीं ना कहीं मेरा हित छिपा हुआ है। जी, उम्मीद करते हैं कि जो लक्ष्य लेकर सरकार आगे बढ़ रही है उससे देश के युवाओं और देशवासियों का भी भला हो। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर जितेंद्र सिंह, केंद्रीय मंत्री, हमारे साथ जुड़ने। धन्यवाद ममता। धन्यवाद प्रोफेसर चतुर्वेदी इस कार्यक्रम में हमारे साथ शिरकत करने के लिए। तो ये थे हमारे साथ केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह, जो देश में रोजगार को लेकर सरकार के प्रयासों को हमारे सामने रख रहे थे। फिलहाल यहाँ रुकेंगे एक ब्रेक के लिए। आप देखते रहे न्यूज नाइट। क्या बात है, बहुत फिट लग रहा है। 3 महीने में पैसे डबल, वाह, फास्ट और हाई रिटर्न्स भी। क्या स्कीम है? कल तो नहीं थी यहाँ, और कल होगा भी नहीं। तूने कभी 5 ओवर में डबल सेंचुरी मारी है? ऐसे स्कीम के बहकावे में आके हम धोखा खा सकते हैं। और आरबीआई कहता है अपना पैसा सुरक्षित रखो और समझदारी से निवेश करो। अगर ज्यादा रिटर्न के पीछे भागोगे तो रिस्क भी उतना ही उठाओगे, और फास्ट रिटर्न से बच के, और फास्ट बॉलिंग से भी। आरबीआई कहता है जानकार बनिए, सतर्क रहिए। हिमाचल प्रदेश में विधानसभा चुनाव की सरगर्मियां तेज हो गई हैं। भाजपा प्रवक्ता संबित पात्रा ने हिमाचल दौरे पर कांग्रेस पर निशाना साधा। उन्होंने दावा किया कि कांग्रेस के हाल ऐसे हैं कि वो मुकाबले से ही बाहर नजर आ रही है। जहां तक कांग्रेस पार्टी का सवाल है, कांग्रेस पार्टी आज बिखरी पड़ी है। ना उनके पास नेता है, ना उनके पास नियत है। मैं आज हिमाचल प्रदेश की जनता की तरफ से पूछना चाहता हूं, राहुल जी, आप तो यात्रा कर रहे हैं केरल में, आप तो यात्रा कर रहे हैं कर्नाटक में, क्या आपके लिए हिमाचल प्रदेश महत्वपूर्ण नहीं है? आपने एक दिन भी हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस पार्टी की नीयत क्या है, हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस पार्टी क्या चाहती है, हिमाचल प्रदेश में जो भ्रष्टाचार कांग्रेस पार्टी ने अपने कालखंड में किया था वो क्यों किया था, इसके विषय में आपने एक दिन भी उद्गार नहीं किया है, एक शब्द नहीं बताया है, क्योंकि राहुल जी आपके लिए हिमाचल प्रदेश महत्वपूर्ण नहीं है। आइए अब देख लेते हैं देश से जुड़ी कुछ अन्य खबरें फटाफट अंदाज में। झारखंड के पलामू जिले की पुलिस ने 18 साल से वांटेड 5 लाख के इनामी माओवादी नक्सली कमांडर राम प्रसाद यादव को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने उसके 4 सहयोगियों को भी पकड़ा है। गिरफ्तार नक्सली के खिलाफ 63 आपराधिक मामले दर्ज हैं। दिल्ली की पटियाला हाउस कोर्ट ने 200 करोड़ रुपए के मनी लॉन्ड्रिंग मामले में अभिनेत्री जैकलीन फर्नांडीज को मिली अंतरिम सुरक्षा 10 नवंबर तक के लिए बढ़ा दी है। गौरतलब है कि सुकेश चंद्रशेखर से जुड़े 200 करोड़ के मनी लॉन्ड्रिंग केस में ईडी की जांच में जैकलीन सह आरोपी हैं। इससे पहले वो 26 सितंबर को कोर्ट में पेश हुई थी।
कांग्रेस ने हिमाचल प्रदेश विधानसभा चुनाव के लिए 4 उम्मीदवारों की तीसरी सूची जारी की है। प्रदेश में कुल 68 विधानसभा सीटें हैं और कांग्रेस अब तक कुल 67 सीटों के लिए उम्मीदवारों के नाम घोषित कर चुकी है। अभी एक सीट पर उम्मीदवार का ऐलान होना बाकी रह गया है। गौरतलब है कि बीते 18 अक्टूबर को पार्टी ने 46 उम्मीदवारों की पहली सूची जारी की थी और 21 अक्टूबर को 17 उम्मीदवारों की दूसरी सूची जारी की गई थी। पश्चिम बंगाल के मोमिनपुर इलाके में हुई हिंसा की जांच के लिए शनिवार को एनआईए की टीम घटना स्थल पर पहुंची। एनआईए की टीम ने घटना स्थल से सैंपल एकत्रित करने से लेकर चश्मदीदों से बातचीत की और उनके बयान दर्ज किए। गौरतलब है कि कुछ दिन पहले इकबालपुर में हिंसा की घटनाएं घटी थी। एनआईए ने मामला दर्ज किया था और मामले की जांच कर रही थी। जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने जम्मू कश्मीर आरक्षण अधिनियम 2004 के तहत 15 नए वर्गों को शामिल करके सामाजिक जाति सूची को फिर से बनाने का आदेश जारी किया है। सूची में नए वर्गों में जाट, पश्चिमी पाकिस्तानी शरणार्थी, गोरखा, वाघी, पोनीवालस शामिल हैं। श्रीनगर में रेजिडेंसी रोड सहित अन्य जगहों पर राज्य जांच एजेंसी की टीम ने छापेमारी की है। ये छापेमारी कश्मीर में आतंकवाद को बढ़ावा देने के लिए पहुंचाई जा रही टेरर फंडिंग को लेकर की गई थी। इस छापेमारी को लेकर एसआईए ने विशेष टीमों का गठन किया था और इन टीमों के साथ भारी संख्या में पुलिस बल और सीआरपीएफ के जवान भी मौजूद थे। मध्य प्रदेश के रीवा में एक भीषण बस हादसे में 15 लोगों की मौत हो गई और कई लोग घायल हो गए। पीएम मोदी ने हादसे पर दुख जताते हुए पीएम रिलीफ फंड से मृतकों के परिजनों को 2-2 लाख रुपए और घायलों को 50-50 हजार रुपए देने की घोषणा की है। सीएम शिवराज सिंह चौहान ने भी मृतकों के परिजनों के लिए 1 लाख रुपए की अनुग्रह राशि की घोषणा की है। प्रकाश पर्व दीपावली को लेकर देश उत्साहित है। दिव्य दीपोत्सव पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भगवान राम की प्राचीन और अलौकिक नगरी अयोध्या पहुंच रहे हैं। इस दीपोत्सव पर अवध नगरी को अपनी दिव्यता और भव्यता बिखेरने के लिए दुल्हन की तरह सजाया जा रहा है। दीपावली का उत्सव वैश्विक मंच तक पहुंच रहा है। इस दीपावली को ऐतिहासिक और अभूतपूर्व बनाने के लिए अयोध्या के 37 घाटों पर 22,000 स्वयंसेवक 17 लाख दीपों को एक साथ जलाकर एक नया विश्व कीर्तिमान स्थापित करेंगे। इस विशाल आयोजन की तैयारी लगभग पूरी हो गई है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने दीपोत्सव की तैयारियों की समीक्षा की। मुख्यमंत्री का कहना है कि हर वर्ष रिकॉर्ड दिए जलाने से ये आयोजन वैश्विक मंच पर नई ऊंचाइयों को छू रहा है। पिछले वर्ष प्रधानमंत्री द्वारा राम मंदिर का शिलान्यास करने के बाद ये दूसरा मौका है जब प्रधानमंत्री अयोध्या आ रहे हैं। अयोध्या के इस दीप उत्सव को भव्य बनाने के लिए देश के विभिन्न हिस्सों से 22,000 स्वयंसेवक पूरे उत्साह से तैयारी में जुटे हैं। देश के विभिन्न हिस्सों से आए इन स्वयंसेवकों ने 500 वर्ग मीटर आकार की राम मंदिर की आकृति बनाई है। दीपोत्सव कार्यक्रम के दौरान जब ये दीप रोशन होंगे तो राम मंदिर की एक जीवंत और मनोरम छवि सामने आएगी। लोगों में उत्साह जागृत हो रही है, एक लालसा जागृत हो रही है कि हम लोग प्रधानमंत्री को देख करके उत्साहित होंगे। हम सबको यहाँ पे बहुत ही अच्छा लग रहा है क्योंकि ये यहाँ पे कोई 25 लाख दिए जलाने वाले हैं कल और मोदी जी भी आ रहे हैं कल। आयोजन को भव्य बनाने के लिए अयोध्या में भगवान श्री राम की अयोध्या वापसी, भरत मिलाप, श्री राम राज्याभिषेक प्रसंगों का प्रतीकात्मक चित्रण भी किया जाएगा। प्रधानमंत्री सरयू नदी के तट पर आरती में शामिल होंगे। इन अवसरों पर समयानुकूल सुमधुर भजन, आरती, मानस की चौपाइयाँ और दोहा का गायन भी होगा। पीएम और सीएम की मौजूदगी से यह कार्यक्रम और भी भव्य होगा। राम की पैड़ी पर जब एक साथ 17 लाख दिए जगमगाएंगे तो इसकी रोशनी से सिर्फ अयोध्या और उत्तर प्रदेश ही नहीं, पूरा संसार दीपोत्सव की आभा को महसूस करेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। और फिलहाल यहाँ रुकेंगे एक ब्रेक के लिए। आप देखते रहें न्यूज नाइट। तीन साल से ये दोस्त रोज इसी जगह पे मिलते हैं। कभी कभी बात भी कर लेते हैं। रिश्ते कई तरह के होते हैं और हम हर एक की अहमियत समझते हैं।
बैंक ऑफ इंडिया, रिश्तों की जमा पूंजी। Guided by the vision of Honorable Prime Minister Narendra Modi, the Ministry of Ayush is fully committed to digitize Ayush sector for the benefit of people. A range of digital platforms are developed to support professionals and public. The Ayush Information Hub offers authentic information under various categories such as education policy, drug policy, schemes, events, new trends and developments in the sector. Ayush Next is an interactive platform developed primarily for students and scholars. Ayush Soft is developed with a vision to convert classical Ayurvedic texts into comprehensive and authentic IT-based knowledge repository. In this phase, Ayurvignana, an Ayurvedic encyclopedia, and Shabdanidhi, a glossary of Ayurvedic terminology, have been made available for Ayurveda fraternity. Ayush GIS has been developed for mapping of facilities under categories such as health facilities, colleges, doctors, students. It is a matter of great pride that these platforms have been launched by the Honorable Prime Minister. भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव इफी के इंडियन पैनोरमा के लिए 25 फीचर फिल्मों और 20 नॉन फीचर फिल्मों के चयन की घोषणा की गई है। चुनी गई इन फिल्मों को 20 से 28 नवंबर 2022 तक गोवा में आयोजित होने वाले 53वें इफ्फी महोत्सव में प्रदर्शित किया जाएगा। फीचर फिल्म की श्रेणी में हिंदी की फिल्म द कश्मीर फाइल्स को भी प्रदर्शित किया जाएगा। भारतीय पैनोरमा को 1978 में शुरू किया गया था। वहीं पैनोरमा की ओपनिंग भारतीय फीचर फिल्म हदीनेलेंटू होगी, जबकि ओपनिंग भारतीय नॉन फीचर फिल्म होगी द शो मस्ट गो ऑन। और अब अंतर्राष्ट्रीय खबर, चीन की कम्युनिस्ट पार्टी का महासम्मेलन एक सप्ताह चलने के बाद संपन्न हो गया। जैसा कि अटकलें लगाई जा रही थी, इस सम्मेलन में राष्ट्रपति शी जिनपिंग को तीसरा कार्यकाल देने के प्रस्ताव पर मुहर लगा दी गई है। हालांकि इसका औपचारिक ऐलान रविवार को होने की संभावना है। 5 साल में एक बार होने वाली इस बैठक के दौरान पार्टी के लगभग 2000 से ज्यादा प्रतिनिधि शामिल हुए। पार्टी की सर्वोच्च संस्था केंद्रीय समिति के सदस्यों के चयन को भी बैठक के दौरान अंतिम रूप दिया गया। महासम्मेलन में एक हैरान करने वाली घटना भी देखी गई, जब पूर्व राष्ट्रपति हु जिनताओ को मंच से उठाकर सभागार से बाहर कर दिया गया। इस बारे में आधिकारिक रूप से कोई स्पष्टीकरण नहीं आया कि हु जिनताओ को इस तरह क्यों निकाला गया। जिस समय उन्हें अधिकारी बाजू से पकड़कर बाहर ले गए, तब वो राष्ट्रपति शी जिनपिंग के बिल्कुल बगल में बैठे हुए थे। और इसी के साथ आज के न्यूज नाइट में बस इतना ही। लेकिन चूंकि त्योहारों की शुरुआत हो चुकी है, धनतेरस की ढेरों शुभकामनाएं सभी दर्शकों को। लेकिन इन त्योहारों में आप रखिए अपना और अपने परिवारजन का ख्याल। नमस्कार।